नमस्कार बच्चों। आज हम नए अध्याय संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, जिसके लेखक हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं, उसका अध्ययन करेंगे। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। 18 वर्ष की अवस्था में जंगल विभाग की नौकरी की। खंडवा में 6 महीने तक अध्यापक रहे। 1941 से 1943 के मध्य शिक्षण कार्य का अध्ययन कर 1943 में वहीं मॉडल हाई स्कूल में अध्यापक हो गए। 1952 में यह सरकारी नौकरी छोड़ दी। उसके बाद 4 साल तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए किया। फिर नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत 1957 से की। जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। कहानियाँ, उपन्यास एवं अन्य बहुत सी विधाओं में लेखन के बावजूद भी आप मूलतः व्यंग्यकार रहे। व्यंग्यकार उस लेखक को कहा जाता है जो समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ होती है, जो विद्रूपताएँ होती है, उन पर व्यंग्य करता है, ताना कसता है या उस स्थिति के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और उसको बड़े व्यंग्य के तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें आपको एक वेदना भी होगी, साथ ही साथ हंसी भी आएगी। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। हिंदी गद्य की जो विधाएं हैं उनमें व्यंग्य को भी एक विधा का दर्जा उन्होंने दिलाया और उन्होंने हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत पद्धति से निकालकर समाज में व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। हरिशंकर परसाई की पहली रचना स्वर्ग से नरक जहाँ तक मानी जाती है, जो कि मई 1948 में प्रहरी में प्रकाशित हुई। प्रहरी नाम की एक पुस्तक है जिसमें ये उनकी पहली रचना प्रकाशित हुई। इससे उन्होंने धार्मिक पाखंड एवं अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने सैकड़ों रचनाओं का लेखन किया जो कि विविध संग्रहों में संकलित है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना जो आपके 9th क्लास में थी, भोला राम का जीव, उसमें भी जो सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर व्यंग्य किया है। साथ ही साथ बड़ी हंसी मजाक के तरीके से उन्होंने इस प्रकार के भ्रष्टाचार से लोगों को होने वाली वेदना को भी आपके सामने रखा है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज और अंत में प्रेमचंद के फटे जूते। माटी कहे कुमार से एवं काग भगोड़ा उनके व्यंग्य निबंध हैं। उन्होंने कहानियाँ भी लिखी। उनके प्रमुख कहानी संकलन हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव व 2 नाक वाले लोग आदि। उपन्यास उन्होंने लिखे थे रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। व्यंग्य संग्रह है इनके वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र एवं विकलांग श्रद्धा का दौर, संस्मरण, तिरछी रेखाएं, मरना कोई हार नहीं होती, सीधे साधे और जटिल मुक्तिबोध, बाल कहानियाँ, चूहा और मैं, लघु कथाएं, चंदे का डर, अपना पराया, दानी, रसोई घर और पाखाना, सुधार, समझौता, यस सर, अश्लील आदि। यानी उन्होंने हिंदी गद्य में बहुत सारा लेखन कार्य किया है। परसाई जी ने समाज पाखंड, बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि पर व्यंग्यों की गहरी चोट की। जो समाज में बुराइयां व्याप्त थी, व्यंग्य के माध्यम से उन पर चोट की। जहाँ तक भाषा का सवाल है, उनकी भाषा में व्यंग्य की प्रधानता है, यानी वो ऐसे शब्द कहते हैं जो अपने उस समस्या की ओर ध्यान करके चुभते हैं। भाषा सामान्य होते हुए भी विशेष क्षमता रखती है, एक एक शब्द तीखापन लिए होता है। हिंदी के अलावा उर्दू व अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी खुलकर किया है। उनकी रचनाओं में भाषा भाव भंगिमा के अनुरूप स्वरूप बदलती है। भाषा शैली में भी सहज परिवर्तन होता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रहती है। आपको विकलांग श्रद्धा का दौर कृति हेतु साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी हिंदी के बड़े पुरस्कारों में जिसकी गिनती होती है। अब पाठ का जो परिचय, इस पाठ के अंदर व्यंग्य के माध्यम से अलग अलग 3 कहानियाँ रखी हैं। पहली कहानी में बताया गया है कि भाई लोग जो है वो अलग अलग वादों से या सिद्धांतों से घिरे हुए अपने आप को मानते हैं और बताते हैं कि भाई मैं तो इस वाद का या इस सिद्धांत का अनुयायी हूँ और मैं इस सिद्धांतों का पालन जीवन में कठोरता से करता हूँ, लेकिन बाद में वही लोग अपने सिद्धांतों से टूटते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे में ये बताया गया कि कई लोग दिखावे के लिए नारी स्वतंत्रता की या अंतर्जातीय विवाह का पक्ष लेते हैं, औरतों को सुरक्षा देने का मतलब लोगों के सामने बखान करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में वह बिल्कुल इसके विपरीत आचरण करते हैं।
और तीसरे में ये बताया गया कि अर्थशास्त्र मतलब धन का जो शास्त्र है वह अक्सर लोगों के जो सिद्धांत है या उनकी जो मान्यताएं हैं उनको खंडित कर देता है, यानी धन के सामने लोगों के सिद्धांत है वो घुटने टेक देते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई एक व्यंग्यात्मक निबंध है। यह परसाई जी के निबंध संग्रह शिकायत मुझे भी है से लिया गया है। इस निबंध के माध्यम से व्यंग्यकार विचारों और आचरण में विरोध का उद्घाटन सशक्त तरीके से करता है, यानी विचारों में वो कुछ और हैं और वास्तविक आचरण में कुछ और। इस निबंध में घटनाओं के ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों के दबाव में सिद्धांतवादियों के सिद्धांत टूट जाते हैं और आचरण विचार के विरोध व्यवहार में दोगलेपन को प्रस्तुत करना या व्यंग्यकार परसाई जी का मुख्य उद्देश्य है कि भाई लोग जो हैं उनका दो मुहा चरित्र सामने कैसे आता है। मूल पाठ अब उनकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। मेरे एक दोस्त हैं वैज्ञानिक दृष्टि वाले आधुनिक बुद्धिवादी। अगर आपको पता हो तो वैज्ञानिक साम्यवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। तो जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को मानता है, साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित है, वो अपने आप को वैज्ञानिक और आधुनिक बुद्धिवादी मानते हैं। परिवार से नाता तोड़कर 21 सालों से राजनीतिक कार्यों में लगे हैं। उनका कोई है मुझे पता नहीं था, यानी उनके परिवार में भी कोई है ये मुझे अभी तक मालूम नहीं था, पर उनका भी कोई है। पिछले हफ्ते प्रयाग की गाड़ी में मुंडे सिर मिल गए। मुंडे सिर मतलब सिर के बाल है वो कटाए हुए टकले हुए मिल गए। पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले प्रयाग। लोग चोरी करने जाते हैं तब शहर को इलाहाबाद कहते हैं, पिंडदान करने जाते हैं तब प्रयाग कहते हैं। ये प्रश्न आ चुका है कि भाई इलाहाबाद को किन किन नामों से और क्यों जाना जाता है, कि जब लोग चोरी करने जाते हैं तो इलाहाबाद और जब पिंडदान करने जाते हैं तो प्रयाग नाम से संबोधित करते हैं। पूछा मुंडन किस लिए? बोले फादर की मृत्यु हो गई। मैंने कहा मुझे पहली बार मालूम हुआ कि आप भी फादर रखते हैं, कि आप भी अपना बाप रखते हैं। मुझे ये तो पहली बार यूँ कोई बुरी बात नहीं, जिनकी हैसियत है वह एक से ज़्यादा बाप भी रखते हैं। भैया बाप का मतलब क्या है? जो उनके ऊपर आका है, जो उनको आदेश देते हैं, ऐसे लोग। तो भाई कई लोग तो मतलब नेताओं वगैरह के लिए कहा गया कि वो एक से ज़्यादा समय के अनुसार बाप रख लेते हैं। एक घर में, एक दफ्तर में, एक दो बाजार में, एक हर एक राजनीतिक दल में, जिनकी वो जी हजूरी करते रहते हैं। इधर एक आदमी है जिसके पास 500 तक 35 बाप थे, यानी उनकी मिली जुली सरकार थी जिसके अंदर 35 दल थे। तो उसने एक तरह से सबको अपना बाप बना लिया था, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता था। कल संविध सरकार, संविध मतलब मिली जुली सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट टूट रही तो उसके 15 रह गए, यानी उसमें से 20 जो दल थे वो निकल गए, तो अब उसके 15 बाप ही बचे। आज वह सरकार थम गई तो 48 बाप हो गए, लेकिन दूसरे लोगों ने समर्थन दे दिया तो उसके बापों की यानी उसके आकाओं की संख्या बढ़ गई। तो आपने भी यदि क्योंकि वो उसको जानता था ये एक पार्टी से जुड़ा हुआ है, मार्क्सवादी विचारधारा का है, तो उसने भी व्यंग्य की भाषा में उससे कहा, मुझे उनके पिता की मृत्यु का कतई दुख नहीं था। उन्हें मैं जानता नहीं था, फिर वे 80 के थे और उनके मरने से कोई अनाथ नहीं हुआ। दोस्त को भी दुख नहीं हुआ, कुछ पछतावा जरूर था। दोस्त भी ज़्यादा दुखी नहीं था, पर घर में बुजुर्ग गुजरा तो वो थोड़ा दुखी था, पछतावा था उसको। मुझे उसकी चिंता थी जिसे उन्होंने 20 साल से सच्चा पिता मान रखा था, यानी मार्क्सवाद को। कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत थे, जैसे कि उन्होंने सामाजिक क्रांति का, अतिरिक्त मूल्य का, ऐसे जो सिद्धांत दिए थे ना, उसी के अनुसार वो प्रत्येक बात में अपना आचरण दर्शाते थे। तो उस बाप की मृत्यु का मुझे कतई दुख है। अगर आपको पता हो तो कार्ल मार्क्स के जो विचारों को मानने वाले लोग हैं वो धर्म को बिल्कुल अफीम के समान मानते हैं। धर्म, ईश्वर, इसमें इसकी बिल्कुल आस्था नहीं है। लेकिन कल तक जो ये व्यक्ति वैसी बातें कर रहा था, आज वो सिर मुंडा कर, यानी जो परंपरागत जो रीति रिवाज है, कुरीतियाँ, उनका पालन कर रहा था। तो उसका मुझे दुख है। उन्होंने खुद अपने हाथों मार्क्सवाद का मुंडन कर दिया था। कार्ल मार्क्स के जो विचारक है वो धर्म वगैरह को नहीं मानते, लेकिन ये तो अपना सर मुंडाए बैठा, तो एक तरह से इसने कार्ल मार्क्स के विचारों का मुंडन कर दिया था। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। पूछा इसमें क्या है? बोले इस उनकी राख है। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? यानी मेरे पिताजी की अस्थियों की राख है। मैंने कहा मैंने समझा इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है जिसका संगम में विसर्जन होगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत है कि भाई चीज़ों में वाद प्रतिवाद संवाद, इसकी अवस्थाएं चलती रहती है, द्वंद्व रहता है और वो अपना स्वरूप समय के साथ बदलती रहती है। तो उसने माना था कि पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच भी द्वंद्व होगा और अंत में साम्यवाद की जीत होगी।
पहले वे चिढ़े, फिर कहने लगे, यार ये बड़ा विकट संघर्ष है। एक तो संस्कार, फिर परिवार की भावना कि मैं तो अपने सिद्धांतों को मानता हूँ। कई लोग कहते हैं ना, यार मैं तो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, लेकिन घर वाले हैं, बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा हैं, वो नहीं मानते। तो वैसा ही जवाब उसने भी दिया। मैं इस संघर्ष से मैं अनजान नहीं। चाचा की मृत्यु के बाद मैंने श्राद्ध नहीं करने का ऐलान कर दिया। यानी मैं खुद भी इन चीज़ों को नहीं मानता था। मेरे चाचा जी की मृत्यु हुई तो मैंने श्राद्ध नहीं करने का फैसला लिया। मेरी जो फजीयत हुई मैं ही जानता हूँ। परिवार समाज के लोगों ने खूब मेरी बेइज्जती की। उसके करने वाले और भी थे। चाचा मेरे भरोसे तो परलोक गए नहीं थे। मुझ जैसे के भरोसे कोई परलोक क्या, यह लोग भी नहीं बनाएगा। मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर किसी सामाजिक क्रांति में बौद्धिक विश्वास के साथ कोई लगा हो और तभी चाचा कह दे कि बेटा तुम्हारे चाची कह दे कि बेटा तुम्हारे चाचा की आत्मा को दुख होगा, परलोक में इनकी दुर्गति हो जाएगी, तब क्रांतिकारी क्या करेगा? परिवार की भावना की रक्षा तो करनी पड़ती है। तब क्या वह यह कहेगा कि चाची अगर तुम्हारी यह भावना है तो मैं क्रांति छोड़ देता हूँ, यानी अपने सिद्धांतों की आदर्शों की तिलांजलि दे देता हूँ और तुम्हारी बात मान लेता हूँ। यानी घर वालों के दबाव में अक्सर लोग अपने सिद्धांतों से झुक जाते हैं। मेरे एक दोस्त है, मुझसे ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न, विचार और कर्म दोनों से क्रांतिकारी वो मतलब जो अपने विचारों से कार्यों में, समाज में, देश में बदलाव लाने की भावना रखता हूँ। मैं ही उनसे ज्ञान और प्रेरणा लेता रहा हूँ। आप भी कई लोगों को देखते हो जिनसे आप बड़े प्रेरित होते हो, तो मैं भी इस व्यक्ति से, मेरे दोस्त से बड़ा प्रेरित था। एक दिन मैंने उन्हें धोती पहने, पालथी मारी सत्यनारायण की कथा पर बैठे रंगे हाथों पकड़ लिया। कि कल तक तो ये क्रांति की, समाज में विचारों की लड़ाई लड़ रहे थे, पाखंड वगैरह, धर्म इनसे दूर रहने की हमें सलाह दे रहे थे, लेकिन खुद आज पालथी मारे हुए, धोती पहने हुए सत्यनारायण की कथा सुने। तो ये जितने भी लोग देखें, ये अपने विचार और आचरण दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बिठा पाए। समय के साथ इनमें परिवर्तन आ गया। ये लोगों के सामने कुछ और दिखावा कर रहे थे। मुझे लगा जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी ने ही मुझे कुचल दिया। एम्बुलेंस की गाड़ी का क्या काम होता है? जो मरने वाला है, घायल है, उसको बचाना। लेकिन वही यदि किसी घायल को कुचल दे तो ये बड़ी विपरीत स्थिति हो जाती है। तो कल तक हम ये सोचते थे कि ये हमें शिक्षा देगा, प्रेरणा देगा, लेकिन ये तो खुद अपने रास्ते से भटका हुआ है। मैंने दूसरे दिन उनसे पूछा, झूठ नारायण, यह तुम्हारी क्या हरकत है? सत्यनारायण की जगह क्या कहा? झूठ नारायण। उसने कहा, यार मदर इन लॉ यानी सास ने बहुत जोर डाला। मेरी सास ने मुझ पर दबाव डाला और सास के सामने मैं झुक गया, पिघल गया। मेरा ख्याल था मदर इन लॉ सास से अलग किस्म की होती होगी। सास अलग होती है जो गांव में वगैरह देहात में पाई जाती है। मदर इन लॉ जो पढ़ी लिखी आधुनिक ख्यालों की है, ठीक है ना, तो उसके सामने तो अच्छे अच्छे लोग झुक ही जाते हैं। नहीं, सिर्फ तजुर्बे का फ़र्क होता है। मदर इन लॉ और सास के बीच में किसका? तजुर्बे का, यानी उम्र के अनुभव का या जिंदगी के अनुभव का फ़र्क होता है। यह जो मदर इन लॉ कहलाती है क्रांति की दुश्मन होती है। ये प्रश्न आ चुका है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि भाई मदर इन लॉ जो है उसको वो क्रांति की दुश्मन है, या लेखक जो है वो मदर इन लॉ को क्रांति की दुश्मन क्यों मानता है? क्रांतिकारी का पहला और सबसे बड़ा संघर्ष मदर इन लॉ से निपटना है। बात यह है कि वह बीवी दे देती है, बीवी कर्तव्यों को आगे बढ़ाते हुए बच्चे दे देती है। तब मदर इन लॉ आकर कह देती है, लाला अपना नहीं तो बच्चों का ख्याल करो। लाला की क्रांतिकारिता भ्रांतिकारिता में बदल जाती। लाला मतलब व्यक्ति का नाम। कभी अपना नहीं तो इन बच्चों का तो ख्याल करो, दुनिया वाले इसको क्या कहेंगे। तो इस तरह से आदमी जो है उनके सामने झुक जाता है। तो उसको क्रांति की दुश्मन इसलिए कहा गया है कि वो क्रांतिकारी की क्रांतिकारिता को बदलकर भ्रांतिकारिता में बदल देती है, और यदि वो विरोध भी करता है तो वो बच्चों का वास्ता देकर उसमें परिवर्तन ले आती है। मदर इन लॉ के शिकार 20-25 क्रांतिदर्शियों की हड्डियाँ तो इधर मेरे पास ही रखी हुई। ऐसे 20-25 लोगों को जानता हूँ जो बड़े क्रांति सिद्धांतों की बातें करते थे, लेकिन बाद में अपनी सास के सामने जाकर उनको झुकना ही पड़ा। संस्कार और शास्त्रों की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती है। संस्कार और अर्थशास्त्र की एक लड़ाई मैंने साफ देखी है।